मैं जावेद अहमद वानी गांधरबल से एआईपी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था 2014 से। 2013 में मैंने एआईपी ज्वाइन किया था। उसके बाद 2014 की जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे उसमें मुझे इंजीनियर रशीद साहब ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मुंतखब किया था। उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल ये लोग बोलेंगे कि शायद हवा में ये भी आया है। ये इंजीनियर रशीद साहब की खुद की हैंड राइटिंग है, आप इस पर फोकस कीजिए। यहाँ नीचे इस पर लिखा हुआ है मेरा फ़ोन नंबर, मेरा नाम, मेरा एड्रेस। इसके बाद मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी है। 14 से लेके अभी तक मैं एज ए वर्कर काम कर रहा था। इंचार्ज आप साइड में रख दीजिए। एज वर्कर मैं ग्राउंड पोजीशन पे काम कर रहा था। उसके बाद जो ये इलेक्शन सर पे आए हमारे, तो मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुसलसल में इनको फ़ोन करा था। इंजीनियर रशीद साहब तो खुद जेल में थे, तो जो यहाँ पे पार्टी को संभालते थे उनसे मैंने बात की। फिर दोस्त बाबा है और परवेज साहब इंचार्ज थे उस टाइम। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने उनको कहा कि इस इलेक्शन के रिगार्डिंग आपका क्या मशवरा है कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने उनको बोला मैं खुद ही इलेक्शन लड़ूंगा, मैं तैयार हूँ, ग्राउंड पोजीशन मेरी ठीक है, मैं आगे आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, नॉमिनेशन फॉर्म लाइए, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ से रशीद साहब की बेल भी हो रही है, तो वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना बायोडाटा दीजिए, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मैंने बायोडाटा फॉरवर्ड किया। उसके बाद 2-3 दिन में वेट कर रहा था कि रेस्पॉन्ड कोई आएगा, रेस्पॉन्ड नहीं आया। तो मीनवाइल मैंने नॉमिनेशन फॉर्म लाया। तो मैंने उनको कहा कि मैं पार्टी का हूँ, मैं पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी एक इमेज है इस इलाके में। दूसरा ये है कि पार्टी की इमेज मेरे पास थी कि नहीं, रशीद साहब गलत नहीं कर सकते कौम के साथ। इसके बाद क्या हुआ, जो ही मैंने नॉमिनेशन फॉर्म लाया तो मैंने इनको कॉल की थी कि आप मुझे बता दें मुझे सिंबल क्या रखना है, मैं प्रेशर कुकर को इसमें ऐड करूं कि नहीं। क्योंकि यहाँ हमें नॉमिनेशन इलेक्शन सेल ने कहा था कि 3 ऑप्शन आपको रखने हैं। इसमें आपको जो भी होगा, अगर आपको कोई पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है तो आपको एक पार्टी का सिंबल भी इसमें रखना है। तो मैंने इनसे जब बात की, फिरदौस बाबा और हमारे परवेज साहब, इनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा आप प्रेशर कुकर को ऑप्शन में रख दीजिए। तो जो ही मैंने इसको ये रख दिया, ऑप्शन में रख दिया, तो मुझे 2 दिन के बाद पता चलता है, मुझे सीआईडी वालों ने बुलाया था कि आपका कोई यहाँ पे है, अलखुदाम के पास कोई है जो रहता है, आशिक साहब रहते हैं, तो क्या वो पार्टी में है। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं, अभी तक मैं ग्राउंड पोजीशन पे काम कर रहा था, मैं तो इसको जानता ही नहीं। अगर मैं इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रहा हूँ यहाँ पे, एड्रेस मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन है। मेरे साथ और भी साथी थे जो मेरे साथ कांगन से थे या गांधरबल से थे, इनमें इसका नाम नहीं था। मैं हैरान हो गया कि ये कहाँ से आ गया। तो मैंने कोशिश की, मैंने अप्रोच किया पार्टी हेडक्वार्टर से मिलने की। जो ही मैंने सुना कि ये संगरमल ऑफिस में या संगरमल कॉम्प्लेक्स में इनका ऑफिस है, मैं जब वहाँ पे गया तो मैं ऑफिस ढूंढ रहा था। वहाँ ऑफिस का कोई बोर्ड वोर्ड नहीं था, वहाँ खाली अलखुदाम का बोर्ड है। मैंने एंटर किया, मैंने वहाँ पे मालूम किया कि ये कहाँ पे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इनाम नबी साहब यहाँ पे रहते हैं, आप बात कीजिए। मैं इनाम नबी से मिला, मैंने उनको कहा कि ऐसा मसला है, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, ये बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अफवाहबाजी है कि क्या है, आप मुझे पार्टी के बारे में पूरा बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहे जो उमर अब्दुल्ला साहब को डिफीट कर सकते। मैंने उनको कहा कि अब आपने क्या सोचा। उन्होंने कहा कि आशिक साहब है, अल खुदाम के चेयरमैन है, किसी फेडरेशन के मेंबर है। मैंने उनको कहा ये डिसाइड नहीं करेगा कि गांधरबल में क्या करना है, डिसाइड में वो करेगा जिसने गांधरबल के लिए काम किया, एज ए वर्कर जिसने काम किया। इसको लोग जानते ही नहीं है। लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये बंदा चाहिए कि जो गांधरबल को देख सकता है। तो मुझे वहां पे बात ये समझ में आई, इन्होंने इनको ऑफिस प्रोवाइड किया है संगरमल कॉम्प्लेक्स में, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ऑफिस प्रोवाइड करना, जाहिर सी बात है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मुझे एक आपसे बात एक शेयर करनी थी। जो कल इंजीनियर रशीद साहब, मैं कल तक इंजीनियर रशीद साहब की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, शायद पार्टी में कुछ वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे नजरअंदाज किया, उन्होंने रशीद साहब की इंफॉर्मेशन के बगैर ये सब कुछ किया है। एट लास्ट पॉइंट में मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मैं भी गलत था, मेरी सोच भी गलत है कि इनको रशीद साहब को लेके। कल जो उन्होंने बाइट दी प्रेस में कि तिहाड़ जेल, ये जो मुझे आज ताना दे रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि ये बीजेपी के एजेंट है, मैं उस रिगार्डिंग एक बात करना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा अपनी बाइट में कि ये जो कहते हैं कि आप वापस जेल से कैसे आए, ये जाहिर सी बात है, वहां हजारों लोग ऐसे हैं, उन्होंने नाम भी लिया 5 लड़कों का जो तिहाड़ जेल में बंद है। टेरर फंडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। आज कश्मीरी नौजवान इस चीज से डरता है कि स्टोन पेल्टिंग के नाम से, टेरर फंडिंग की तो बात ही नहीं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कश्मीरी जितने भी लड़के स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व हैं, जिनको एफआईआर लगा है, आज तक वो एफआईआर खत्म नहीं हुआ, जो कि एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट खत्म कर सकता है। मुझे लग रहा है कि ऐसे मेरा नजरिया, जो ईद की मिठाई होती है ना, अरफे के दिन तक इसकी डिमांड बढ़ती है और ईद के दिन बढ़ती है, इसी तरह इंजीनियर रशीद साहब को हमारे इस कौम के आगे रख दिया। सेम ऐसे ही जिस तरह शेख अब्दुल्ला को
एक वक्त पे इन्होंने बंद किया था, फिर बहुत टाइम के बाद छोड़ दिया, ताकि लोगों में जज्बात पैदा हो, इनके सेंटीमेंट के साथ हम खेल सके। सेम इन्होंने आज इंजीनियर रशीद साहब के साथ किया। मैं पूरी आवाम के साथ ये गुजारिश करता हूँ, पूरी आवाम के साथ में मेरी ये मोहब्बाना अपील है, इस झांसे में मत आओ। ये कश्मीर को फिर से एक धोखा देने वाले हैं, जिस तरह शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान ने इस कश्मीर को धोखा दिया आज तक। मैं इसलिए मजबूर हो गया, क्योंकि आज जो कश्मीरी अवाम, ये करीबन, मैं अभी, मेरी एज 38 है, 38 साल से मैं यही देखता आ रहा हूँ कि कश्मीरी अवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे सेंटिमेंट के साथ खेला जाता है कि अवाम को पता ही नहीं चलता हमारे साथ कौन दर्दमंद है। आप देख लीजिए, कल इंजीनियर रशीद साहब जेल से आते हैं और ये कहते हैं कि हम, मेरे साथ जेल में वो बंद है जो इलाज के लिए तरसते हैं। यही इंजीनियर रशीद साहब जेल में बंद थे और इनका इलाज हुआ। अगर वो इलाज के लिए तरसते, इनका इलाज कैसे हो गया? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियर रशीद साहब ये कह रहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, या तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, इनको 5 साल तक बंद रखा है, 5.5 साल तक, क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? हम किस अदालत पे भरोसा करें जो 5 साल तक कश्मीरी को बंद कर सकती है और उसके बाद आराम से इलेक्शन के लिए छोड़ सकती है? मैंने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, नॉमिनेशन फॉर्म में कंप्लीटली 1000 पैरा ऐसे थे जहां पे हमें लिखना था कि FIR मत कहीं पे लगाए, कन्विक्टेड मत हो। ये तो सजा 5 साल सजा नहीं है। एक जवान, कोई यहाँ का कोई लीडर 5 साल के बाद यहाँ पे आ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है। हमें डायरेक्शन थी इलेक्शन सेल से कि इसमें क्लियरली आप लिख लीजिए कि आपने मत कोई सजा काटी है। आज उन्होंने 5.5 साल के बाद सजा काटी और वो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। ये सेम बीजेपी का एजेंडा है कि इनको अब उनको लग रहा है कि नहीं, इनका लास्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्होंने 2 लाख लीड ली थी, अब ये 15 से 20 सीटें ले सकते हैं। आज ये बात आपकी समझ में क्यों आई? क्योंकि आपको मैंडेट नहीं मिला इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी लगा था कि नहीं, कुछ बातें ऐसी है कि नहीं, शायद इंजीनियर रशीद साहब के साथ जुल्म हो रहा है। कल जो इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट की बात कि मेरे साथ और भी जेल में जो जेलमेट थे, वो परेशान है। वो किस चीज में परेशान है? वो भी बंद तो किसी में मसले में थे। हमारा कश्मीर का बच्चा इस मसले में बंद है, या तो उनको मिलिटेंसी का नाम दिया गया, या तो स्टोन पेल्टिंग का। मेरे साथ मेरे इलाके के करीबन 400 लोग हैं जो स्टोन पेल्टिंग में बंद है, जिनकी तारीख हर महीने होती है कोर्ट में, और आज तक उनका कोर्ट में मसला खत्म नहीं हुआ। इनका मसला कैसे खत्म हुआ? ये सवाल निशान है ना इस कौम के लिए। ये कौम को सोचना है। अगर NIA ने उठाया है, आज NIA के नाम से कश्मीर का बच्चा डरता है, और ये इसी बंदे को NIA ने उठाया था टेरर फंडिंग में। आज ये NIA उसको छोड़ देती है।